Assalamualaikum. Welcome to Dr. Yusuf Lectures and today's lecture regarding the hypertensive emergency. Hypertensive emergency जी अब हम अगर बात करते हैं तो hypertensive emergency है क्या? ठीक है, तो अगर मैं सिंपली इसको मैं डिफाइन करूँ hypertensive emergency को, तो hypertensive emergency means hypertensive plus organ damage. Hypertensive, hypertension plus organ failure मीन्स अगर जब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की हम बात करते तो मीन्स पेशेंट को हाइपरटेंशन तो होगा, उसके साथ साथ उसका ऑर्गन फेलियर भी होगा। एग्जाम्पल अगर ऑर्गन फेलियर वगैरह अगर हम बात करें तो उसका क्रिएटिनिन किलनेस भी, किडनी फेलियर भी हो सकता है, पेशेंट का किडनी फेलियर भी हो सकता है। किडनी फेलियर होगा तो अगर उसका लिवर फेलियर भी हो सकता है। मीन्स उसके हाइपरटेंशन के साथ साथ उसके दूसरे ऑर्गन भी डैमेज हो, तो वी कॉल द हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो इसको ही बोलते हैं कि भाई हाइपरटेंशन के साथ कोई भी ऑर्गन डैमेज हो पेशेंट का तो हम उसको बोलेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ठीक है, अगर हम बात करें कि पेशेंट को हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का पेशेंट आ गए हमारे पास, अब इसकी हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे? अब देखें हाइपरटेंसिव इमरजेंसी मीन्स इसकी हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा होगा। अगर हाइपर मीन्स का ब्लड प्रेशर तो मीन्स इसका अंदाजन 200 से भी ज़्यादा हो जाएगा, 200 से भी ज़्यादा हो जाएगा। सही है, तो अगर 200 से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर साइस्टोलिक प्रेशर 200 से भी ज़्यादा हो जाता है और जो आपका जो ये साइस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है, और उसका आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है, तो ये आपका 110 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन के अंदर देखिए हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब इसको हम रैपिडली तो डिक्रीज नहीं कर सकते, तो इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है कि पहले एक घंटे के अंदर हम क्या करेंगे, इसका हम 25% इसका मैप प्रेशर मीन्स मीन आर्टियल प्रेशर हम इसका डिक्रीज करेंगे। प्रोटोकॉल क्या है कि हम पहले एक घंटे के अंदर 25% मीन आर्टियल प्रेशर डिक्रीज करेंगे। उसके बाद जो 2 से 6 घंटे के अंदर, उसके बाद हमें स्लोली ब्लड प्रेशर को कम करना है। ठीक है, इसकी वजह क्या है कि हमें स्लोली ब्लड प्रेशर, अब इसका मैं ये बोलूं कि वाई डिक्रीज ब्लड प्रेशर स्लोली इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी पेशेंट। इसकी वजह यही है। यहाँ पर अगर इसका मैं बोलूँ कि भाई हम क्यों हाइपरटेंसिव पेशेंट को एक घंटे के अंदर उसका 25% मैप प्रेशर कम कर रहे हैं, हम क्यों एकदम से ब्लड प्रेशर क्यों नहीं कम करें? उसकी वजह यही है, इसका आंसर यही है कि अगर हम उस टाइम ही मीन्स उस टाइम ही अगर उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो इसके चांसेस है इसको पेशेंट को सेरिब्रल इस्कीमिया हो सकती है। तो इस वजह से हम इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर स्लोली कम करेंगे, तब भी इस पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमने एकदम से उसका ब्लड प्रेशर कम कर दिया तो उसको सेरिब्रल इस्कीमिया के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हम पहले एक घंटे के अंदर क्या करेंगे, 25% उसका हम ब्लड प्रेशर को कम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 2 से 6 घंटे के अंदर हम उसका साइस्टोलिक प्रेशर है, साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसका हम क्या करेंगे, उसका कम करने की कोशिश करेंगे। हम आज 120 तक 160 तक हम आ जाएंगे। उसके बाद जो उसका जो डायस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, हम उसका 110 तक आ जाएंगे। ठीक है, तो मीन्स उसका डायस्टोलिक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हमें लिमिट के अंदर रखना है। जहाँ तो हम क्या करेंगे, पहले घंटे के 25% हम करेंगे कम, उसके बाद 2 से 6 घंटे के अंदर साइस्टोलिक प्रेशर को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और डायस्टोलिक प्रेशर को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हम एकदम से नहीं कम कर सकते, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सेरिब्रल इस्कीमिया के चांसेस बहुत हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी ड्रग्स की बात करें, कौन से ड्रग्स इसके अंदर आ जाते हैं, ड्रग्स यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो इसके अंदर अगर ड्रग्स की बात करें तो वैसो डायलेटर आ जाते हैं, पहले वैसो डायलेटर आ जाते हैं। अब वैसो डायलेटर में कौन से ड्रग्स आ जाते हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन, सोडियम नाइट्रोपोरसाइट, सोडियम नाइट्रोपोरसाइट, उसके बाद हाइड्रालिजीन, उसके बाद
फेनोल्डोपेम। अब अगर नाइट्रोग्लाइसिन की बात करें, ठीक है, तो नाइट्रोग्लाइसिन याद रखिएगा, अगर से इसके साइड इफेक्ट कौन से हो सकते हैं, ठीक है, और इसकी कंट्रा इंडिकेशन कौन सी हो सकती हैं। अगर हम इसकी कंट्रा इंडिकेशन की बात करें, कंट्रा इंडिकेशन की बात करें, ठीक है, तो हम अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट विद कंट्रा अगर आ जाता है तो उसको हम क्या नाइट्रोग्लाइसिन किस कंडीशन के अंदर नहीं दे सकते। इसकी एक कंडीशन होती है, अगर पेशेंट का वॉल्यूम डिप्लीशन है, अगर वॉल्यूम डिप्लीशन का पेशेंट है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम नाइट्रोग्लाइसरीन को नहीं देंगे। उसके बाद अगर पेशेंट को इंट्राक्रेनियल हैमरेज का पेशेंट है, उसको हम नाइट्रोग्लाइसरीन नहीं देंगे। उसके बाद अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी प्लस उसके साथ इक्लेम्सिया का पेशेंट आ जाता है, इक्लेम्सिया, ठीक है, प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहा अभी यहाँ पर अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट विद इक्लेम्सिया आ जाता है, उसके अंदर भी हम नाइट्रोग्लाइसिन हम नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद इसके साइड इफेक्ट की अगर बात करें, नॉसिया वोमिटिंग, ठीक है, एनवी मीन्स नॉसिया वोमिटिंग। अगर सोडियम नाइट्रोपोसाइड की हम बात करें तो इसके अंदर कंट्राइंडिकेशन क्या क्या है। मोस्टली अगर ये जो है, इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें, साइड इफेक्ट ऑफ सोडियम नाइट्रोपोसाइड क्या है। बेसिकली अगर सोडियम नाइट्रोपोसाइड अगर नाइट्रोग्लाइसिन को हम कंपेयर करें तो सोडियम नाइट्रोपोसाइड साइड इफेक्ट क्या होती है, ये साइनाइड टॉक्सिसिटी करवाती है। क्या करवाती है? साइनाइड। इस वजह से हम सोडियम नाइट्रोपोसाइड को अवॉइड करते हैं, इस वजह से हम नाइट्रोग्लाइसिन ज़्यादा प्रीफर करते हैं पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद अगर हम हाइड्रालिजिन की बात करें, हाइड्रालिजिन भी अगर साइड इफेक्ट की अगर बात करें, हाइड्रालिजिन भी साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके ये क्या करवाता है, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया करवाता है, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया करवाता है, ठीक है। तो उसके बाद और फ्लशिंग भी करवाता है। तो ये ड्रग्स हैं जो यूज़ करते हैं हम, बस इसको कंट्राइंडिकेशन साइड इफेक्ट की हमें देख के देखने के बाद ही। उसके बाद अगर फेनोल्डिपिन की अगर कंट्राइंडिकेशन की बात करें, फेनोल्डिपिन क्या करती है, कंट्राइंडिकेशन इसकी यही है कि ये हम कोई भी ग्लूकोमा का पेशेंट होता है, इंट्राक्यूलर प्रेशर का पेशेंट होता है, उसको भी आईसीपी जिसको बोलते हैं, उसके बाद आईओपी इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर का जो पेशेंट होता है, और ग्लूकोमा मीन्स लाइक ग्लूकोमा पेशेंट जो होता है, ग्लूकोमा वाला पेशेंट, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इन दोनों कंडीशन के अंदर हम फेनोल्डिपिन नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके दूसरे ड्रग्स आ जाते हैं, लाइक हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर की, बीटा ब्लॉकर के अंदर हम बात करते हैं तो लेबिटोलोल आ जाता है, इसकी अगर कंट्राइंडिकेशन की बात करें, मीन्स ये हम किस में नहीं देंगे, अगर फॉर एग्जांपल हाइपरटेंसी का पेशेंट आ जाता है तो इसके अंदर हम अगर सीओपीडी के पेशेंट के अंदर हम नहीं देंगे, क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर है, सीओपीडी के पेशेंट के अंदर हम नहीं देंगे। उसके बाद एयरवे हाइपर सेंसिटिविटी के लिए पेशेंट के अंदर भी हम ये नहीं देंगे, सही है। बीटा ब्लॉकर में ये लेबिटोलिन मोस्टली प्रिस्क्राइब की जाती है, बट अगर हाइपरटेंसी का पेशेंट है प्लस सीओपीडी और एयरवे हाइपर सेंसिटिविटी का ज़्यादा पेशेंट है तो उसके अंदर हम लेबिटोलिन को प्रिफर नहीं करेंगे, सही है। ये मोस्टली आज का यही टॉपिक था कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर हम क्या क्या कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं। उसके बाद अल्फ़ा ब्लॉकर भी होती हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स भी जो ड्रग्स होते हैं, फेंटोलामीन अल्फ़ा ब्लॉकर्स भी जो ड्रग्स होते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर के अंदर फेंटोलामीन आ जाती है, ये ड्रग्स भी हम देते हैं, बट इतनी रेयर कंडीशन के अंदर हम देते हैं फेंटोलामीन, ठीक है। ये रेयर कंडीशन के अंदर ड्रग्स होती हैं जो कि हम देते हैं। उसके बाद एसी इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं, बट एसी इनहिबिटर इतनी कॉमनली यूज़ नहीं होती। मोस्टली यही जो ड्रग्स हैं हमारे पास, यही वेसोडायलेटर, बीटा ब्लॉकर, यही ड्रग्स यूज़ होती हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन है इसके रिलेटेड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, हाँ दूसरी बात ये है कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में यही फ़र्क होता है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी के अंदर आपका हाइपरटेंशन तो होता है, बट आपका कोई भी ऑर्गन फेलियर नहीं होता। बट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर क्या होता है, हाइपरटेंसिव होता है बट उसका ऑर्गन फेलियर भी होता है। सो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, so you can ask into the comment box. This is all about today's lecture. Thank you.